हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दिन को किस तरीके से रशिया धूमधाम और पूरे उत्साह के साथ मनाता है, सेलिब्रेट करता है विजय दिवस के तौर पे, और किस तरीके से पुतिन इस दिन को राष्ट्रीय गौरव के क्षण के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने देश के नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को बढ़ाने के संदर्भ में, यूक्रेन के संदर्भ में इसे विशेष तौर पे वर्तमान में देखा जा सकता है। इस पूरी की पूरी परिचर्चा में हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं का जिक्र करेंगे जो काफी ज्यादा रोचक हैं, और क्या होता है इस विजय दिवस में और क्या महत्व है इसका रशिया के लिए, इन सारे संदर्भों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो रूस की तरह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दिन को धूमधाम और उत्सव की तरह मनाता हो। रशिया के लिए 80 साल पहले नाजी जर्मनी पर विजय अपार गौरव का स्रोत और इतिहास का एक निर्णायक क्षण रहा है, और रशिया इसे बार बार सेलिब्रेट करता रहा है। ध्यान रखिएगा, 9 मई को मनाया जाता है ये विजय दिवस, और 9 मई को मनाए जाने वाले जो विजय दिवस है ये रूस का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष अवकाश है जो युद्ध के दौरान किए गए बलिदान को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, क्रेमलिन द्वारा इसका उपयोग, यानी ये जो विजय दिवस है 9 मई का दिन है, विश्व युद्ध की समाप्ति का जो दिन है, इसका उपयोग अपने देश में देशभक्ति को बढ़ावा देने और 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद खोई गई महाशक्ति जो प्रतिष्ठा है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। यानी इस दिन का या इन बलिदानों का जो प्रयोग है वो अपने गौरव को वापस जगाने के लिए, अपने देश के लोगों में देशभक्ति बढ़ाने के लिए और अपनी खोई हुई जो प्रतिष्ठा है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए रशिया इस क्षण का प्रयोग करता रहा है। ध्यान रखिएगा, यदि हम पुतिन की बात करें तो पिछले 80 वर्षों में से 25 वर्षों तक रूस पर शासन किया है पुतिन ने। इन्होंने विजय दिवस को अपने कार्यकाल का मुख्य स्तंभ बना लिया है। ध्यान रखना, और इसका उपयोग यूक्रेन पर अपने 3 वर्ष पुराने आक्रमण को उचित ठहराने के प्रयास के लिए भी किया है। रशिया बार बार इस विजय दिवस का प्रयोग यूक्रेन पर उसके युद्ध को उचित ठहराने के प्रतीक के तौर पे भी करता रहा है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम इस विजय दिवस की बात करें तो उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों के नेताओं को समारोह में आमंत्रित करके जो मॉस्को को, यानी रशिया को अलग थलग करने की पश्चिमी देशों की रणनीति है उस पे भी कुठाराघात या उसको भी विफल करने का प्रयास किया है। इतने बड़े स्तर पे ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 9 मई को। ध्यान रखिएगा, और यदि हम दोनों के, रशिया और पुतिन के लिए इस विजय दिवस के इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहली बात, यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे सोवियत संघ ने 1941 से 45 के बीच चले महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में 27 मिलियन लोगों को खो दिया था। ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि हर 7 में से 1 व्यक्ति शहीद हुआ था, मारा गया था इस युद्ध में। इस बलिदान ने राष्ट्रीय मानस पर गहरा जो घाव है वो छोड़ा था। हुआ क्या था, नाजी जर्मनी ने हिटलर के नेतृत्व में 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर अटैक कर दिया था। बड़े स्तर पे देश के पश्चिमी हिस्से, यानी जो सोवियत संघ, हम यदि सोवियत संघ की पूरी बात करें तो इसके पश्चिमी हिस्से पे तेजी से कब्जा कर लिया था, और अक्टूबर तक मॉस्को से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर थे। लेकिन उसके बाद ध्यान रखिएगा, रेड आर्मी ने पलटवार किया और आक्रमणकारियों को, यानी जो नाजी आक्रमणकारी थे उनको बड़े स्तर पे खदेड़ दिया। सोवियत सैनिकों ने 1943 में स्टैलिनग्राद और कुर्क में जर्मनी को करारी शिकस्त दी थी, और नाजी सेनाओं को पश्चिमी सोवियत संघ से होते हुए बर्लिन तक खदेड़ दिया था। यानी जो भी सेनाओं की एंट्री यूएसएसआर के अंदर हुई थी उन सारी नाजी सेनाओं को बाहर खदेड़ दिया था लगभग 1943 के आसपास तक। पुतिन ने कहा, यानी इस विजय दिवस के संदर्भ में बार बार स्टेटमेंट आते रहते हैं, और उसके संदर्भ में कहा गया कि हर 7वां सोवियत नागरिक मारा गया था।
यदि यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो हर 127 में से एक, और यूएसए में हर 320 में से एक नागरिक माना गया। यानी बलिदान के स्तर पे हर 7वां सोवियत नागरिक इस युद्ध में मारा गया था। ये वीरता का पर्याय है, ये बलिदान का पर्याय है, ये राष्ट्रीय गौरव का पर्याय है कि जब बड़े स्तर पे नाजी सेनाओं को देश से बाहर खदेड़ दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हुई जो मित्र राष्ट्र थे उनकी। 2020 में भी पुतिन ने लिखा था कि सोवियत संघ और लाल सेना ने, चाहे जो आज कोई कुछ भी साबित करने की कोशिश कर रहा हो, नाजीवाद की हार में मुख्य और निर्णायक योगदान दिया था। तो ये तो पूरी की पूरी स्टोरी रही कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी सेनाओं का आक्रमण और मॉस्को के द्वारा या रशिया के द्वारा पलटवार किया जाना और विजय हासिल करना, है ना, चाहे बड़ा बलिदान इसके लिए रशिया ने दिया हो। यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो पुतिन का जो परिवार रहा है वो द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित रहा है बड़े स्तर पे। इनके जो पिता हैं वो बहादुरी से लड़ते रहे हैं और इनके परिवार ने काफी बड़े स्तर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी कुछ झेला है, काफी बड़ी कीमत चुकाई है इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरे के पूरे सिनेरियो में। आप लोगों ने देखा होगा कि इस विजय दिवस में एक ऐसा उपलक्ष्य भी आता है जिसे हम बोलते हैं कि 9 मई को अमर रेजिमेंट के नाम से जाने जाने वाली एक प्रदर्शनी निकलती है, जिसमें लोग द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनकी तस्वीरें लेके चलते हैं। और पुतिन कई सालों तक अपने पिता की तस्वीरें इन रैलियों में शामिल होते रहे हैं, अपने पिता की तस्वीरें लेके। ठीक है, तो ये एक प्रतीकात्मक तौर पे काफी महत्वपूर्ण दिन है पूरे के पूरे रशिया के लिए। यदि हम बात करें कि क्रेमलिन की नीतियों में द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका, पुतिन का द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास पर जोर न देकर रूस की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने की उनकी इच्छा को दर्शाता है, बल्कि देश को अपने एजेंडे के पीछे लामबंद करने के उनके प्रयास को भी दर्शाता है कि किस तरीके से इस विजय दिवस का जो प्रयोग है वो प्रतीकात्मक तौर पे रूस के लोगों में देशभक्ति को बढ़ाने के लिए पुतिन बार बार इसका प्रयोग करते हैं। साम्यवादी शासन के तहत देश के विभाजनकारी इतिहास में एक दुर्लभ घटना रही है द्वितीय विश्व युद्ध। और यदि हम बात करें, क्रेमलिन ने उस भावना का उपयोग राष्ट्रीय गौरव को प्रोत्साहित करने, जैसा कि मैंने आपको बताया, और एक वैश्विक शक्ति के तौर पे रूस की स्थिति को रेखांकित करने के लिए बार बार इस विजय दिवस का प्रयोग किया है। ये जो विजय दिवस होगा इसमें बड़े स्तर पे जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो विशाल प्रदर्शन करती हैं, हजारों सैनिक, भारी उपकरण शामिल किए जाते हैं, अंतरद्वीपीय जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मोबाइल लॉन्चर्स हैं, ये बड़े स्तर पे प्रदर्शित होते हैं और दर्जनों युद्धक विमान उड़ान भरते हैं। देश भर के शहरों में सैन्य परेड, आतिशबाजी से लेके अन्य उत्सव आयोजित किए जाते हैं। यानी एक बहुत बड़े स्तर पे आयोजित होने वाला उत्सव है रशिया के संदर्भ में। ठीक है, यदि हम बात करें यूक्रेन पर आक्रमण को उचित ठहराने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध का उपयोग करना, हमें पता है 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया था रशिया ने। और पुतिन ने इसका उद्देश्य बताया था कि एक तो अपने पड़ोसी देश का सैन्यीकरण और नाजीवाद से मुक्ति, यानी कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रतीक से जोड़ दिया था यूक्रेन युद्ध को। इन्होंने आरोप लगाया था कि नव नाजी समूह राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनके तहत यूक्रेन की राजनीति को आकार दे रहे हैं जो यहूदी हैं। हालांकि इन दावों को कीव और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने जोरदार तरीके से खारिज कर दिया। समझ रहे हो इस बात को कि किस तरीके से यूक्रेन युद्ध को सही ठहराने के संदर्भ में नाजी प्रतीकों का प्रयोग पुतिन द्वारा बार बार किया जाता रहा है और आज भी वो इसी तरीके के प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं अपने देश के लोगों में देशभक्ति और कहीं ना कहीं इस युद्ध की पृष्ठभूमि को सही ठहराने के संदर्भ में पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों के साथ जो सहयोग करने वाले यूक्रेन के कुछ राष्ट्रवादी नेता थे, उनके प्रति यूक्रेन के सम्मान को कीव की कथित नाजी सहानुभूति के संकेत के तौर पे पेश करने की कोशिश की कि यूक्रेन और नव नाजीवाद को संबंधित करने की कोशिश की, जिससे रशिया के लोगों में एक आक्रामक भावना भड़के यूक्रेन के खिलाफ। ठीक है, यदि हम बात करें, क्रेमलिन ने उन मुद्दों को मिला दिया है और नाजी जर्मनी पर जीत का इस्तेमाल यूक्रेन विरोधी बयानों के निर्माण के लिए
बड़े स्तर पे किया है। ध्यान रखिएगा, नाजियों पर जीत यूक्रेनी नव नाजीवाद पर जीत के साथ मेल खाती है, जैसा कि वे कहते हैं। तो वो प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीवाद के खिलाफ जिस तरीके से यूएसएसआर में आक्रोश था, उसी तरीके के आक्रोश को प्रोत्साहित करने के लिए यूक्रेन को नव नाजीवाद के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि जो रशिया के लोग हैं उनके अंदर एक उग्रता या हम कहें आक्रामक भावना रहे यूक्रेन के प्रति, और रशिया के लोग इस युद्ध को सही ठहराने की कोशिश करते रहे। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा मुद्दा। हमें पता होना चाहिए कि विजय दिवस 9 मई द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरीके से नाजी वर्सेस यूएसएसआर टकराव हुआ और किस तरीके से यूएसएसआर जीता, और यूएसएसआर कैसे इसे हर साल सेलिब्रेट करता है विजय दिवस के रूप में, प्रदर्शनियों से लेके एक बड़ा सेलिब्रेशन होता है, एक बड़ा धर्मनिरपेक्ष अवकाश है, और कहीं ना कहीं नव नाजीवाद से जोड़ के यूक्रेन को, है ना, किस तरीके से रशिया की जनता को परगलाया जा रहा है, देशभक्ति भावना बढ़ाई जा रही है। हालांकि इस तरीके के आरोपों को दरकिनार किया है पश्चिमी देशों ने बड़े स्तर पे। ये थी पूरी की पूरी आज की हमारी कवर स्टोरी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप जुड़े हमारे P2I फाउंडेशन बैच में। ध्यान रखिएगा, ये बैच शुरू हो रहा है 15 मई से। देर किस बात की, फटाफट जाएं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। इस LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 31,999 में मिल जाएगा। अगर PT पास होता है तो पूरी फीस वापस। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इंक्लूड है, हर महीने टेस्ट, विनर को 11,000 का कैश प्राइज, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल की प्रिपरेशन इस बैच में आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो फटाफट जाएं, एडमिशन लें, अपनी तैयारी को बेहतर से शुरू करें। आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और पेज पे। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।